सुबह के 9 बज चुके हैं। सबसे बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। किसका होगा राज तिलक, आपको बता दें ये सवाल कायम है, लेकिन छठे दौर में 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे देश के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप देखिए किस तरह से सुबह सुबह 2 घंटे हुए हैं अभी वोटिंग को, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले जाकर वोट डालती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई इसी तरह से वोट डालने के लिए पहुंच रहा है और आज तक भी अपने दर्शकों से कर रहा है अपील। अगर आपके इलाके में हो रहा है मतदान, वोट डालने के लिए जरूर जाइए। मैं चाहूंगी संजय जी जल्दी से इस पर एक टिप्पणी आपकी। आप जिक्र कर रही थी कि देखिए लोकतंत्र है, चाहे आप देश के राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक हो, सभी को जाके कतार में खड़ा होना होता है। चुनाव के दिन अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है और जिस तरह से हम देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति अपना वोट डाल रही है, वैसे एक आम जनता भी इसी तरह से वोट डालती है जिस तरह से भारत की राष्ट्रपति वोट डाल रही है। मैं और सवालों के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें आपके सामने है। दिलचस्प तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सामने आ रही हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। पिछली बार वो तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार उनकी ओर से सुबह सुबह आरोप लगा दिए गए हैं कि किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। बकायदा धरना देती हुई वो नजर आई। लेकिन अनंतनाग के कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर लंबी कतारें आपको दिखाई दी जाएंगी। चंपारण की तस्वीरें आपके सामने है। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जो कि पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष, वो चुनावी मैदान में है। 3 बार के सांसद। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। पिछली बार कांटे के मुकाबले में उनको जीत जरूर हासिल हुई थी, लेकिन इस बार की क्या रहेगी परिस्थिति। और ये देखिए राष्ट्रपति महोदया वोटिंग के बाद अब बाहर निकलती हुई यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। और यकीनन जब बेहद खास चेहरे वोट डालने के लिए आई एम अ प्राउड वोटर और वहां पर जाकर फोटो क्लिक करवाती हुई अपने अमिट स्याही के निशान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यकीनन ये तस्वीरें हिंदुस्तान के उन तमाम चेहरों को प्रेरणा देती हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान करने के लिए जरूर जाएं। 5 साल में ये मौका आपको मिलता है और 5 सालों के लिए आप अपने भविष्य को चुनते हैं। इसी वजह से वोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं उसके बावजूद वो 5 साल बैठकर कोसते रहते हैं नेताओं को। इसी वजह से वोट डालने के लिए जरूर चाहिए। जौनपुर रुक कर लेते हैं। जौनपुर से आपको बताते चले बीजेपी उम्मीदवार हैं कृपाशंकर सिंह और वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। धनंजय सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का कर दिया है ऐलान। कुमार अभिषेक दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है जौनपुर की? कैमरा के सामने सब मत लाओ, इधर जो लोग खड़े सबको खिलाते रहो, बाद हम साथ में खाएंगे। कुमार अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है? अगर आपको, आप बताइए कि चित्रा मेरी आवाज दे रही है काफी ज्यादा। बिल्कुल 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 आगे बढ़ाइए आप जी। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हमारे साथ कृपाशंकर सिंह हैं और हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कृपाशंकर जी, वोटिंग कैसा चल रहा है? क्योंकि इस बार बड़ी चर्चा थी जौनपुर को लेकर के, धनंजय सिंह भी अब आपके समर्थन में आ गए हैं, कैसा देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो जन समर्थन है वो अपार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं और उनके ऊपर जो विश्वास करते हैं लोग, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है 2014 का पहले के भारत और 2014 के भारत का लोग अंतर तो समझ रहे हैं। लेकिन कृपाशंकर जी, धनंजय सिंह बड़ा फैक्टर हो गए थे। धनंजय सिंह को एक तरीके से बीजेपी ने अपने साथ लिया है। खुद वो अमित शाह से उनकी पत्नी जाकर के मिली। आपको लगता है वो अब आपके फेवर में है वो चीजें? उन्होंने खुला समर्थन दिया है, उसका मैंने स्वागत भी किया, उनको धन्यवाद दिया है और वो जो समर्थन उनका दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा, श्याम सिंह यादव, ये तमाम लोग ऐसे इस वक्त चुनाव मैदान में हैं। आपको लगता नहीं है कि ये सीट पिछली बारी बसपा ने जीती थी? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव, विचारों वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों इकट्ठे थे। 2019 में संयुक्त उम्मीदवार था, तब वो लाल टोपी नीली टोपी ज्वाइंट थी, आज अलग हो गए। तो बसपा कैंडिडेट वही है श्याम सिंह यादव और सपा ने अपना कैंडिडेट नया लाया है। लेकिन आपको बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा यहाँ पर चुनाव के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि धनंजय सिंह अगर लड़ जाते तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा है बीजेपी। अब क्या होता वो कहा नहीं जा सकता। अंग्रेजी की एक वाक्य है, इफ देयर इज एनी सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स दैट इज अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी इज द सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स। जीत की कितनी सर्टेनिटी है?
जीत की अपार जो जनसमूह दिखाई पड़ा, समर्थन मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 400 के पार के जो माला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गले में पहनाई जाएगी, उसमें जौनपुर की भी एक मणि होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुंबई से आपके आए हैं वोट करने, क्या है, बहुत सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग आके आपके लिए बहुत आए हैं, अगर कहेंगे लाखों की संख्या में आए तो हो भी सकता है। अच्छा, जौनपुर के तो आए ही हैं लोग, जौनपुर के अलावा दूसरे जिले के लोग यहाँ जो मुंबई में रहते हैं, कोई मतलब सुल्तानपुर का है, कोई रायबरेली का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई मऊ का है, कोई भदोही का है, कोई गाजीपुर का है, वाराणसी के हैं, चंदौली के, वो लोग भी आए हुए हैं। और एक जरा जो जिसकी रिश्तेदारियां यहाँ पे हैं, जिनके दोस्त हैं, 20 तारीख वहां चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद बहुत आए, उसके पहले भी लोग आए, तो एक बड़ा अपार मतलब वाराणसी से ये सटी हुई सीट है। पिछली बार अभिषेक, मेरे सहयोगी बातचीत करते हुए कृपाशंकर सिंह 2021 में बीजेपी में शामिल हुए, इसके पहले कांग्रेस पार्टी का मुंबई का बड़ा वो चेहरा थे। आपको बताते चले 2019 में जौनपुर की सीट हार गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार पूरा जोर लगा दिया है निरहुआ दिनेश लाल यादव ने। पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है, क्योंकि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, आजमगढ़ रहिए। आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते, वो रहते नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप सुन रहे थे। 2019 का चुनाव तो वो हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में उनको जीत हासिल हुई थी जब अखिलेश यादव करघल चले गए थे विधानसभा चुनाव में। मैं चाहूंगी संजय जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। एक तो ये जौनपुर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, धनंजय सिंह की पत्नी को पहले टिकट देती हैं मायावती जी, बाद में एक दिन पहले ही टिकट वापस ले लेती हैं, और फिर वहां की लड़ाई आपको क्या दिखाई दे रही है इस बार? पिछली बार हार गई थी बीजेपी। नहीं, निश्चित रूप से एक दिलचस्प लड़ाई है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब आपके लोकल उम्मीदवार नहीं होते हैं, भले ही आप वहाँ के रहने वाले हो और वहाँ आप रहते नहीं हैं, तो इसका भी कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है। पार्टी का जितना भी जनाधार हो, पार्टी को लोग पसंद कर रहे हो, लेकिन कई बार इस बात का जिक्र होता है कि ये जीत के तो फिर मुंबई चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों से कैंडिडेट को नुकसान होता है, जिसका मैंने जिक्र किया। पार्टी का जनाधार कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये दुविधा मतदाताओं के मन में रहती है, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को भी उठाना पड़ता है। शशि शेखर जी, क्या ये स्थिति है जौनपुर की? आप तो होकर आ रहे हैं बनारस और मिर्जापुर तमाम इलाकों में। देखिए, ऐसा है कि जौनपुर की स्थिति जो है वो अनडाउटेडली लड़ाई है वहाँ पर, क्योंकि कृपाशंकर सिंह ने काम जो भी किया हो, लेकिन वो आमतौर पर मुंबई करके नाम से जाने जाते हैं। मुंबई में उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती यदि धनंजय सिंह वाला जो बीच में एपिसोड हुआ वो न होता। पर धनंजय सिंह ने चर्चाएं ज़रूर क्रिएट की हैं, पर वो कोई मायावती नहीं है कि वो वोट को ट्रांसफ़र करा सके। वो खुद भी एमएलए का चुनाव हारते रहे हैं, तो जो उनकी एक सीट जिस पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है विधानसभा की, उसमें वो कितने मत ट्रांसफ़र करा पाएंगे, उनकी वजह से राजपूतों में किस तरीके का मैसेज जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पर यह मान लेना कि वही जीत का अकेला कारण बनेंगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थोड़ी जाती होगी चित्रा। हाँ, जौनपुर में लेकिन धनंजय सिंह के साथ आ जाने से संगीत रागी जी लोगों को बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि प्रतापगढ़ कुंडा में तो राजा भैया ने मुश्किल कर दी है, समाजवादी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। ठाकुर वोटरों का बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, मैं कुंडा से ही शुरू करता हूँ। देखिए, 2-3 ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ के 10-10 हज़ार के आसपास जो है वो राजपूतों का वोट है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि राजपूत का सारा जो है वो राजा भैया के कहने पर ही वोट करता हो। और ये ठीक है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ पर उनका दबदबा चलता है, लेकिन राजा भैया में इतना ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा दें। समाजवादी पार्टी के साथ राजपूत खेमा चला जाएगा, मुझे इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। धनंजय सिंह की जहाँ तक बात है, शुरू में था कि धनंजय सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन वो एक इसमें मान करके चलिए वो एक बहुत बाहुबली आदमी है, दबंग आदमी है, जमानत से बाहर आए हैं, तब से उनकी जुबान बदली हुई है। हाँ, बदली हुई है, और वो एक ढंग से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम भी कर रहे हैं, ये जानकारी है। अब चुनाव ऐसा है कि आप देखेंगे कि ऐसी 15 सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी 10,000 से भी कम मतों से जीती है, और ये खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में
क्या उन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या वहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं ठीक कि है। एक एक छोटे छोटे जो सपोर्ट आ रहे हैं वो उसके लिए काम करने के लिए, यही कारण है कि मुझे लगता है यही जरूर ध्यान में रहा होगा जिसके कारण जो है वो चाहे वो राजा भैया से भी बेंगलोर में बात हुई हो। ठीक है, ठीक है। अमित आशुतोष जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, इस वजह से हमें सीधे रुक करना पड़ा है। बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि नकाब या फिर बुर्का पहनकर वोटिंग के लिए पहुंची महिलाओं की जांच की जाए ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। इस मांग पर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है और ऐसी मांग कर मुस्लिम महिलाओं का टॉर्चर कर रही है ताकि वो वोट डालने के लिए ही ना जाएं। क्या कुछ कहा गया है एसटी हसन की ओर से, सुनिए। सबके आधार कार्ड बने हुए। देखिए, भाजपा मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान कर लिया जाए। फर्जी वोट जो लोग डालते हैं उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से जांच क्यों नहीं कराते? मैं तो कहता हूँ सारी पोलिंग बायोमेट्रिक सिस्टम से हो। अंगूठा आदमी उस मशीन पे लगाएगा, मशीन बता देगी कि ओरिजिनल आदमी है, क्योंकि सबके आधार कार्ड बने हुए, और इससे फेक वोट नहीं पड़ेगा। ये टॉर्चर करना मुस्लिम महिलाओं को ताकि वो घर से ही ना निकले, वोट डालने ही ना आए। वोट डालने जा रहा है आदमी या बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, कस्टम पे जा रहा है? नहीं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है आप डिस्करेज क्यों कराना चाहते हैं। आपको तो मुस्लिम महिलाओं को टॉर्चर करके वोटिंग परसेंटेज कम करना चाहते हैं, आपका तो ये मकसद है। एसटी हसन को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि दरअसल मुस्लिम महिलाओं को रोकना चाहती है बीजेपी, इस वजह से इस तरह की साजिश रची जा रही है। लेकिन बीजेपी के फैसले पर विपक्षी सवालों को लेकर हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पलटवार किया है और कहा है कि फर्जी मतदान रोकने के लिए नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उनसे बातचीत की है आज तक संवाददाता अपूर्वा जयचंद्रन ने। सुनिए। ये जो लेटर दिल्ली के भाजपा ने लिखा है उसमें क्या आप कुछ गलत मानते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनके तजुर्बे में वो लोग धोखा खा चुके हैं बीजेपी वाले। जैसे कि हमारा जब इलेक्शन यहाँ पे हुआ था मई 13 तारीख को, हम जिस विश्वास से आगे बढ़े थे उसका हमको धोखा मिला है। यहाँ पे काफी ऐसे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जहां पर ये लोग, वो मुस्लिम महिलाएं नहीं थी जो इनका फायदा उठाया था, वो एएमआईएम और कांग्रेस पार्टी था जो बुर्का का फायदा उठाना चाह रहे थे। क्योंकि मेरे तजुर्बे में मैं जब जाकर उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने अपना दरख्वास्त रखी थी इलेक्शन कमीशन के सामने भी, और यहाँ पर जो महिला पुलिस तैनात की गई थी, मैं जब उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया करके आप फेस आईडी के साथ साथ फेस मास्क का जो हटाकर आप दोनों को सेट देख लीजिए, पूर्ण तरह से आप सहमत होने के बाद ही उनको वोट भिजाइए। वो कोई भी रहने दीजिए, फेस मास्क रहने दीजिए या बुर्का रहने दीजिए या रहने तो पर्दा रहने दीजिए, हमको इससे क्या लेने देना। हमको एक ही बात से है कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब के नियम के अनुसार, इन लोगों को चुनाव आयोग के नियम के अनुसार इन लोगों को फेस आईडी चेक करने के बाद ही इनको वोट, किसी को भी, हम में से किसी को भी तभी हक मिलता है वोट डालने के लिए। तो बुर्के और फर्जी मतदान को लेकर यहां पर कई तरह के सवाल हैं, इस पर जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से हमारे एक संवाददाता बातचीत कर रहे हैं। पंकज जैन के पास फिलहाल चलते हैं, चांदनी चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, स्वाति मालीवाल वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचने वाली हैं। फिलहाल ये बताइए पोलिंग बूथ की क्या स्थिति है, लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए गर्मी का प्रकोप सुबह से ही नजर आ रहा है और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वोटर्स हैं, और खास तौर से चित्रा, यहाँ पे हमने देखा जो महिला वोटर्स हैं उनकी मौजूदगी ज्यादा नजर आ रही है, और इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो भी सुबह सुबह वोट डालने के लिए ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। इससे पहले हम चित्रा चांदनी चौक में तंग गलियों के बीच मौजूद थे, वहां भी हमने देखा कि तमाम अपने परिवारों के साथ लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे। और फिलहाल जहां मौजूद है ये सिविल लाइंस का इलाका है, तो एक तरफ तंग गलियां थी, अब पौष इलाके में हम पहुंच गए और यहाँ पर भी जो तमाम लोग हैं वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और स्वाति मालीवाल बताया जा रहा है कि यहाँ उनका पोलिंग स्टेशन है और 9 बजे का समय था, कुछ ही देर में वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचने वाली है। चित्रा, बिल्कुल इंतजार रहेगा स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंचकर क्या कहती हैं। अभिषेक आनंद पश्चिमी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपके पीछे बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है, क्या है हाल पश्चिमी दिल्ली का?
चित्रा देखिए उसके पश्चिमी पहले दिल्ली के डाबरी स्वाति इलाके में मालीवाल हैं हम वोट लोग। डालने के लिए पहुंची हैं, वो तस्वीरें दिखा देते हैं जल्दी से। उसके बाद में फौरन आपके जी पंकज अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी स्वाति मालीवाल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे। वोटर आईडी कार्ड जाहिर है कि यहाँ पर पर्ची अपनी लेनी होगी और पर्ची लेकर वो पहुंची हुई है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जाहिर है कि पिछले दिनों जो भी विवाद हुआ उसके बाद सबसे अहम हो जाएगा स्वाति मालीवाल का ये वोट डालना। अभी भी आधिकारिक तौर पर चित्रा वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। जनवरी के महीने में ही दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, उसमें स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और फिलहाल वो वोट डालने के लिए जा रही हैं। अहम बात यह भी है कि इस पूरे मामले में उन्होंने जो तमाम बातें कही उसे लेकर भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग हमें देखने के लिए मिली। और अब जब वो वोट डालकर बाहर निकलेंगी उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या मुद्दे उनके हैं। और सबसे अहम यही रहेगा चित्रा कि इस पूरे मामले में अब तक एक नई तरह की राजनीति दिल्ली में नजर आई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन में वो पहुंच गई हैं इस वक्त। और इससे पहले जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस दौरान भी उनका आवास यहाँ हुआ करता था और यही पोलिंग सेंटर में वो वोट डालने के लिए पहुंचती थी। और आज सबसे अहम ये होगा देखना कि क्या उनके मुद्दे होते हैं। चित्रा, जो अपने थे वो बेगाने हो गए, जो बेगाने थे वो अपने हो गए। दिल्ली की राजनीति इस बार तो बड़ी अजब गजब दिखाई दे रही है। मैं आशुतोष जी इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले प्रियंका गांधी के परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं, जो बच्चे वोट डाल चुके हैं उनसे मौसमी बातचीत कर रही है। मौसमी बातचीत कीजिए। रेहान मेरा है आपके साथ है। अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल। रेहान, ये आपका दूसरा टाइम है या फर्स्ट टाइम है? जनरल इलेक्शन फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम स्टेट इलेक्शन में वोट किया था। तो आपकी सिस्टर का पहली बार था, शी वाज एक्साइटेड, नर्वस थी क्या? नहीं, शी इज एक्साइटेड टू वोट। कह रहे थे नाम नहीं मिल रहा था, अंदर काफी समय लग गया। उनका रजिस्ट्रेशन ट्वाइस हो गया था गलती से। हाँ, युवा वोटर हैं आप, बाकी युवा वोटर्स को अपील करेंगे बाहर आके वोट करने के लिए, और क्योंकि गर्मी की वजह से वोट प्रतिशत आप पे भी पिछले चरणों में काफी कम रहा है। हाँ, मैं इनकरेज करूंगा कि सब वोट करने आए और अपने डेमोक्रेसी में पार्ट लें और अच्छी तरीके से आए, अच्छी तरीके से वोट डालें। पार्टी का नाम नहीं पूछूंगी, यहाँ पे तो 2 ही उम्मीदवार मुख्य है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। पर मुद्दे क्या हैं युवा के लिए, आपको लगता है युवाओं के लिए मुद्दे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट। मेरे लिए पर्सनली इस बारी कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है ये वाइड स्प्रेड होना चाहिए मुद्दा। आपकी मदर नहीं आई वोट बाद में आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रेहान वाड्रा अपनी बहन के साथ आपने देखा कि वोट डालने आए थे और उन्होंने कहा कि संविधान से लेके बेरोजगारी और महंगाई उनके लिए अहम मुद्दा है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो रेहान मिराय ने वोट डाल लिया है और यहाँ पर स्वाति मालीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी की निगाहें इनके ऊपर, कौन से मुद्दे पर वोट डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। आशुतोष जी मैं चाहूंगी एक टिप्पणी आपकी। पहले एक थोड़ा आप आशुतोष जी का पूरा समय ले लीजिए, फिर वो नाराज कल शाम के 5 बजे हमारे बुलेटिन में वो नाराज हो गए थे। मैं बिल्कुल उनका समय आपको नहीं लेने दूंगी। आशुतोष जी, इन्होंने ही कहा कि चक्रवर्ती सम्राट को प्रणाम कर लीजिए। आशुतोष जी को बोलने दीजिए प्लीज। आशुतोष जी देखिए, अब ये वो किसको वोट डालेंगे ये तो खैर किसी को पता नहीं चलेगा सिर्फ उनके अलावा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के सांसद है और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के सामने, तो मुझे तो ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। बट कुछ भी हो सकता है चुनाव के दौरान और कोई भी अपना कोई भी राइट टू एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन ये अपने बेगाने की जो पॉलिटिक्स दिल्ली में चली है वो बड़ी दिलचस्प रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी इमर्ज की, 2012 में अस्तित्व में आई और आज उसी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऐसी आपसी दोस्ती चल रही है कि बीजेपी को हराना है, इस वजह से दोस्ती निभाना है। देखिए, ये राजनीति में बहुत कम लोगों को शायद ध्यान होगा, 2013 में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उसको 28 सीटें मिली थी, बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं था और कांग्रेस पार्टी के पास 8 सीटें थी और कांग्रेस ने गठबंधन, कांग्रेस ने सहयोग दिया था। अगर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 में नहीं बनी होती। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं उनमें से एक ब्लंडर ये भी था कि 2013 में अगर उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की होती, क्योंकि तब सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, 32 सीट उसके पास थी, हर्षवर्धन एक स्वाभाविक से कैंडिडेट थे
तो ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर बात कही जाती है, उनके बीच में गठबंधन की बातचीत 2019 में भी चली थी और उस वक्त भी ये था कि अगर आम आदमी पार्टी उनको 3 सीटें अगर दे देती कांग्रेस पार्टी को तो गठबंधन हो जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ उनको 2 सीट देने के लिए तैयार थी। तो राजनीति में ये चलता रहता है, दोनों की विचारधारा में एक तरीके की साम्यता भी दिखाई पड़ती है जो बीजेपी से उनको बिल्कुल फर्क कर देती है। उपराष्ट्रपति वोट डालने के बाद इस समय कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए मिसाल है। जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे। उपराष्ट्रपति ने वोटिंग कर ली है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से थोड़ी सी बातचीत की और मौसमी क्या बातचीत कर रही हैं इस वक्त हम सुना सकते हैं। मौसमी के पास हम चलेंगे, लेकिन रोहित सिंह के पास चलते हैं। रोहित शिवहर से हमारे साथ हैं। रोहित, क्या है स्थिति शिवहर की, लोगों में कितना उत्साह है? लेकिन उसके पहले स्वाति मालीवाल बोल रही हैं। मैं लौट रही हूँ, स्वाति मालीवाल को सुन लेते हैं। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? स्वाति, आपके मुद्दे क्या रहे? एक सवाल ले लीजिए, आपके मुद्दे क्या रहे? स्वाति, स्वाति मालीवाल अपने मुद्दे बताने को तैयार नहीं है और चुपचाप वो वहां से जाती हुई। पत्रकार लगातार उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या रहे, लेकिन यकीनन स्वाति मालीवाल पर सभी की निगाहें, क्योंकि सीएम हाउस में जो कथित मारपीट के आरोप हैं उसको लेकर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में जिस तरह की तनातनी की स्थिति बनी हुई है। आप शशि शेखर जी, आपके पास आते हुए, मतलब राजनीति का ये चरित्र है, कौन कब अपना हो जाए, कौन जानता था जनवरी फरवरी तक की स्वाति मालीवाल को लेकर मई तक इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, राजनीति की सबसे जो एक अच्छी बात है कि उसमें कौतूहल और रोमांच बना रहता है, और जो सबसे बुरी बात यह है कि वहाँ मोहब्बत और वफादारी दोनों किराए के घर की तरह होते हैं, जो जब चाहे तब बड़ी आसानी से बदले जा सकते हैं। जो आज हमारे हैं वो कल दूसरों के हो सकते हैं। स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच जो चल रहा है वो बड़ा दुखद है, लेकिन दिल्ली में एक दुखद फैक्टर और भी है। जो एलजी और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच चल रहा है वो भी बहुत दुखद है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय राजनीति में श्लीलताओं का युग समाप्त हो गया है। हर आदमी सिर्फ एक बहुत छोटे समय के लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी बोल रहा है, और इससे क्या होता है कि लोगों का जो एक आस्था है लोकतंत्र के प्रति वो चोटिल होती है। मुझे लगता है हमारे नेताओं में पढ़ाई लिखाई तो बढ़ी है, डिग्री होल्डर्स बढ़े हैं, पर उनके बीच समझ कम हुई है। तो थोड़ी सोच समझ वालों को नादानी दे दे मौला तो ज्यादा अच्छा होगा। चित्रा, अब क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। डिग्री होल्डर का मतलब ये नहीं होता कि वो पढ़े लिखे हैं। डिग्री होल्डर लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो सकते, इसकी भी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको जानता हूं बहुत दिन से आशुतोष जी। यहाँ पर ये पर्दे के पीछे वाली बात जो जनता को समझ में नहीं आई, वो बात करने की इजाजत मैं करते ही नहीं दे सकता। वोटिंग के 2.5 घंटे पूरे हो गए हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 2.5 घंटे से मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल जब वोट करने के लिए पहुंची थी, हालांकि उनकी ओर से मुद्दा नहीं बताया गया कि कौन से मुद्दे पर उन्होंने वोट डाला है, लेकिन सभी से मतदान करने की अपील स्वाति ने जरूर की है। उधर दूसरी तरफ हरियाणा से लेकर राजधानी दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की कुल 14 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। मनोहर लाल जो खुद ही चुनावी मैदान में है करनाल से, ये बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। जयशंकर जब वोट डालने के लिए पहुंचे सुबह सुबह ही, आपको बता दें ये तमाम वो चेहरे रहे जिन्होंने सबसे पहले जाकर वोट डाला। आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री, ये भी वोट डालने के लिए पहुंची। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचते हैं और निशाना साधते हैं विरोधियों पर। गौतम गंभीर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चेहरा मुस्कुराता हुआ उनका सुबह सुबह दिखाई दिया। बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। बकायदा सेल्फी पॉइंट पर जाकर उन्होंने फोटो भी क्लिक कराए हैं। सीपी राधाकृष्णन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमर स्याही के निशान के साथ। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भी जाकर सुबह सुबह मतदान कर लिया है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने सुबह सुबह सबसे पहले मतदान किया है। करनाल में आप देखिए, एक तरफ चुनावी मैदान में है मनोहर लाल, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह ही मतदान, उसके बाद जलपान का संदेश देते हुए नजर आए। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर
मुख्यमंत्री ने जाकर वोट डाला है। नायब सिंह सैनी ने, सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची में वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। एस जयशंकर, बांसुरी स्वराज, हरदीप पुरी जब वोट डालने के लिए पहुंचे। कई मामलों में बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 58 सीटों पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। रोहित सिंह शिवहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक आनंद द्वारिका दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिमी चंपारण से शशि भूषण जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित का रुख करते हुए शिवहर चलते हैं। क्या स्थिति है अभी वहां से? लवली आनंद चुनावी मैदान में है। वोटिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई दे रहा है शिवहर में? रोहित। चित्रा, शिवहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और वोटिंग तो सुबह से चल ही रही है। 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। हालांकि गर्मी एक फिर जो है एक बड़ा फैक्टर है, जिसके वजह से जो है लोग सुबह में तो कुछ ज्यादा संख्या में निकले थे, आए हैं मतदान केंद्रों पर, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा कुछ भीड़ जो है वो जरूर कम हो देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वोटिंग चल रही है एक मतदान केंद्र पर। और शिवहर की बात करें चित्रा, तो 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें हैं। 2009 हो या 14 या फिर 19, यहाँ से रमा देवी बीजेपी की जो है वो सांसद रही हैं, यानी कि बीजेपी का पिछले 15 सालों से ये गढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो सीट शेयरिंग का जो एग्रीमेंट हुआ जेडीयू के साथ, तो ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई, जेडीयू के खाते में चल गई। और उसके बाद जेडीयू को उम्मीदवार कोई नहीं मिल रहा था, तो फिर जेडीयू ने आरजेडी से उम्मीदवार ले लिया, यानी कि आरजेडी में थी लवली आनंद। चुनाव से पहले उनके बेटे चेतन आनंद, वो भी आरजेडी के विधायक थे, लेकिन जो बहुमत परीक्षण हुआ था फरवरी में, उसमें चेतन आनंद ने पाला बदला, एनडीए में आ गए, और फिर लवली आनंद ने भी आरजेडी छोड़ दी, जेडीयू में आ गई। और अब लवली आनंद यहाँ से उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, और उनको टक्कर दे रही हैं ऋतु जायसवाल, जो कि एक पूर्व मुखिया भी हैं और एक नौकरशाह की पत्नी भी है। और हालांकि अब अगर लवली आनंद की बात करें तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, और आनंद मोहन वही जिन्होंने जी कृष्णैया मर्डर केस जो डीएम का हुआ था उसके आरोपी थे, सजा काटी उन्होंने। लेकिन उन्होंने भी, आनंद मोहन ने भी बहुत प्रचार किया है शिवहर के पूरे इलाके में, लवली आनंद ने भी किया है। और अब ऐसे में टक्कर जो है लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल जो है इस बार शिवहर में देखी जा रही है। ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है शिवहर में, वहीं राजपूत समाज से आती हैं लवली आनंद। तो ऐसे में दिलचस्प दोनों महिलाओं के बीच में मुख्य मुकाबला इस बार जो अगर शिवहर की कहें तो 2 महिलाओं के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। चित्रा, शिवहर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। रोहित, विस्तार से आप जानकारी दे रहे थे, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर दे देते हैं। 58 सीटों पर सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा निकलकर सामने आया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक 10.82% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है, 16.54%। पश्चिम बंगाल में, यूपी में 12.33% आपको दिखा रहे हैं। बिहार में पिछली बार की तरह से ही सुस्त रफ्तार है, 9.5% वहां का मतदान प्रतिशत बिहार का निकलकर सामने आया है। अब बड़ा सवाल होता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बंगाल के लोग इतनी बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन बिहार के लोग सुस्ती दिखाते हैं। झारखंड में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा है, 11.74%। झारखंड में 4 सीटों पर जहां पर वोटिंग इस वक्त भी चल रही है। तो ये सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी एक एक टिप्पणी शशि जी आपसे शुरुआत करते हुए, इस बार का मुद्दा क्या है? हर बार चुनावों में हमने देखा है मुद्दे बदल जाते हैं। 6वें चरण का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर वोटिंग हो रही है? 6वें चरण का भी जब मैं घूम रहा था अभी पूर्वांचल में, तो एक ही मुद्दा है। बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही, और मैं ये बोलूँगा किसी सयाने ने कही। मैंने उनसे कहा कि भाई लोग अब अपना डिसेंट मुखर होकर बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप देखिए तो बीजेपी के फेवर में 4% मतलब 10 में से 4 ही लोग तो हैं, बाकी 6 लोग तो अन्य जगहों पर वोट देते आए हैं। वो पिछले वोटिंग ट्रेंड के आधार पर बोल रहे थे। और आप अगर वो 6 में से 3 लोगों को मिलेंगे तो आपको लगेगा डिसेंट की वॉइस है, जबकि वो डिसेंट की वॉइस हमेशा से है वहां पर। तो मुझे ये फील होता है कि मुद्दा अभी भी मोदी है, और मोदी रहे या मोदी जाए, मोदी मजबूत हो या कमजोर हो, यही चर्चा पूर्वांचल में थी। बाकी जातियों पर, इस पर, उस पर दुनिया की बात होती है, पर अगर लोग सचेत होते तो मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे तमाम सरकारी स्थान देखे, पुलिस के थाने देखे, जहां पर सवेरे 8 बजे लाइटें बाहर जल रही थी भवनों के बाहर।
तो जो लोग अपने सिविक राइट्स के प्रति समझदार नहीं हैं, उनके ज्ञान का अर्थ क्या है चित्रा? ठीक है, चलिए अभिषेक आनंद हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वोटिंग की क्या स्थिति है पश्चिमी दिल्ली में? देखिए चित्रा, ये डाबरी इलाका है और ये महाबल मिश्रा जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, ये पास में ही उनका घर है और ये उनका पोलिंग बूथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुबह से मैं अपने कैमरा पर्सन हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं चारों तरफ की तस्वीरें। ये देखिए चारों तरफ लोग खड़े हैं। वोटिंग जो है वो सुबह से यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग आ रहे हैं और जारी है। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। काफी ये मिश्रित आबादी है। मैं रोक रही हूँ आपको, सोनिया गांधी इस वक्त पहुंची हुई हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं। राहुल गांधी उनके साथ हैं। दोनों माँ बेटे इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले हमने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा के दोनों बच्चों ने किस तरह से मतदान किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बड़ा दिलचस्प है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नई दिल्ली की जिस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं, वहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती हैं, तो दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। लोकतंत्र का ये भी एक अलग रंग है जो दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रायबरेली जब पहुंचती है तो उनकी ओर से कहा जाता है कि मैं अपने बेटे को यहां पर आपको सौंप रही हूं। और आज मतदान के 6वें चरण में नई दिल्ली सीट पर वोट डालने के लिए दोनों ही लोग पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूंगी संजय जी जल्दी से आपकी टिप्पणी। सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों ही एक साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है कि दोनों का वोट एक ही बूथ पर है, इसी के लिए दोनों एक साथ आए हैं। दिल्ली में दोनों का वोट है और जिस बात की चर्चा पहले हो रही थी कि जिस बूथ पर वो वोट डाल रहे हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, वहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, जिस बात का जिक्र आशुतोष जी भी कर रहे थे। ने एक बार में बहुत कोसा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को ही। देखिए, चुनावों में, राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं। आपने सोमनाथ भारती का जिक्र किया, ऐसे तमाम नेताओं का भी जिक्र किया जा सकता है जिन्होंने किसको एक दूसरे को कोसा और दोनों आज एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार का उदाहरण बिल्कुल साफ है। आप बिहार का उदाहरण देखिए, दोनों ने एक दूसरे को कितना कोसा, क्या क्या चीजें नहीं कही गई थी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा और बीजेपी ने नीतीश कुमार के बारे में कहा था दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ क्यों आ गई और किस तरह से आ गई, लेकिन तमाम ऐसे गठबंधन बनते रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में और ये हमें आज भी देखने को मिल रहा है। जल्दी से 2 लाइन में देखिए, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से साथ गठबंधन होना और नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन होना, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। दोनों राजनीति के मुख्य धारा से एक तरीके से जुड़े हुए थे और साथ साथ काम भी कर चुके थे। आम आदमी पार्टी की बुनियाद ही इस बात की थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रष्टतम पार्टियों में से एक है। और आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ तक गए कि राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिला है वो भी छीन लिया जाना चाहिए। वो यहाँ तक चाहते थे कि सोनिया गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए, राहुल गांधी को पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया जाए। ये उस राजनीति से ये इमर्ज कर करके आए हैं। ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच का गठबंधन। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी कहा था, मर जाना भला है लेकिन दोबारा नहीं जाऊंगा। आप नीतीश कुमार की क्या बात करते हैं? महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का मजा चखा। जिनको देशद्रोही कहते हैं, जिसको पाकिस्तान परस्त कहते हैं, जिसको देश तोड़ने वाला कहते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगोों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब सत्ता का स्टेटमेंट है, मर जाना मंजूर है लेकिन साथ नहीं जाऊंगा। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान जारी है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच सभी उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुद्दों का ही चुनाव है और ये सही बात है। भाजपा ने तो अपना पूरा प्रयास किया। हर राजनीतिक दल, प्रजातंत्र में अधिकार है सबको। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, आपने देखा होगा कि भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और 4 अभी मौजूदा मुख्यमंत्री रोहतक लोकसभा सीट पे आए। शायद भाजपा का और भी कोई अगर हो तो वो भेज देते कोई शायद, लेकिन किसी को भेजें, हमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लें रोहतक में, हमें कोई बात नहीं। हम लोग, सारी जनता हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आप जब नतीजा आएगा
तो आप देखना। चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। मनोहर जी, कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। हमने भरपूर परिश्रम किया है, लोगों के बीच हमने कार्य किया है। ईश्वर की जो भी इच्छा है ईश्वर की वही करेंगे, हम अपना काम करेंगे। आज आपने पूजा अर्चना करके भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे इष्ट देव हैं, मेरे घर से ही निकल रहे हैं। घर में हमारे हनुमान जी, गणेश जी, जगन्नाथ जी सब स्थापित हैं। हम उनकी पूजा करेंगे और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारी बड़ी बहनें, हमारी छोटी बहनें और जो हमारे मौसी मौसा सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे परिवार के लोग आशीर्वाद देके हमें यहाँ से अभी वोट के लिए रवाना कर रहे हैं। सबसे पहले जो 90 की 90 विधानसभाएं की हैं और उसके अंदर जो लोगों का उत्साह, जो रुझान आया है, और उसके बाद फिर केंद्रीय लीडरशिप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां रही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अमित शाह जी की, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की, तमाम हमारा जो केंद्रीय लीडरशिप है वो आज इस हरियाणा के अंदर लगातार रैलियों का दौर रहा है। और जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में। जो देश बदला है, हरियाणा बदला है, उसकी चर्चा आज हर व्यक्ति कर रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी से निवेदन करूंगा कि घर से निकल करके भारी संख्या के अंदर इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए आप मतदान करें। ये मुद्दों का ही चुनाव है और ये सही बात है। भाजपा ने तो अपना पूरा प्रयास किया। हर राजनीतिक दल, प्रजातंत्र में अधिकार है सबको। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, आपने देखा होगा कि भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और 4 अभी मौजूदा मुख्यमंत्री